नमस्ते। आज हम सोना चारेपोत्रा और समीरा अहमद के काम होम हैज़ नो बॉर्डर्स से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इन स्रोतों को पढ़ने से पहले मैं घर के बारे में बहुत सीधा साधा सोचती थी। एक पता, एक शहर। हाँ, एक पता, एक शहर, एक देश, बस। लेकिन इन लेखकों ने मेरे इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिला के रख दिया है। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि जब किसी की जड़ें, यादें और पहचान सीमाओं के पार फैली हों, तो घर का असली मतलब क्या होता है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, खासकर आज की दुनिया में। सोना चारेपोत्रा और समीरा अहमद दोनों ही अपने काम में दक्षिण एशियाई प्रवासी अनुभवों को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। उनके काम हमें मजबूर करते हैं कि हम घर और पहचान की अपनी पुरानी बंधी बंधाई परिभाषाओं पर सवाल उठाएं। जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, बल्कि उस अपनेपन की भावना के बारे में है जिसे हम खुद बनाते हैं, सहेजते हैं और कभी-कभी जिसके लिए लड़ते भी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो इन स्रोतों के केंद्र में है। घर आखिर है क्या? क्या ये चार दीवारों वाली एक इमारत है? मुझे एक बात ने बहुत चौंकाया। बताइए। इन स्रोतों में एक किरदार है जो अमेरिका के एक खूबसूरत बड़े से घर में रहता है, लेकिन उससे वहां घर जैसा महसूस नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल इमेज है ना? और उससे घर जैसा कहाँ महसूस होता है? किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार की उन जानी-पहचानी आवाज़ों और महकों में जो उससे अपनी विरासत की याद दिलाती हैं। वो शोर, वो मसालों की गंध। हाँ, वो शोर, वो मसालों की मिली-जुली गंध, लोगों का अपनी भाषा में बात करना, ये चीज़ें उसे कंक्रीट के मकान से ज़्यादा घर जैसी लगती हैं। मुझे लगता है ये घर की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे तौर पर प्रवासी अनुभव, डायस्पोरा एक्सपीरियंस से जुड़ा है। जब कोई अपना देश छोड़कर दूसरी जगह बसता है तो घर एक फिजिकल स्पेस से ज्यादा एक इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस बन जाता है। पहली या दूसरी पीढ़ी के प्रवासियों के लिए, जिनके माता पिता या दादा दादी किसी और देश से आए थे, घर अक्सर यादों, परंपराओं और संवेदनाओं का एक कोलाज होता है। जैसे किसी खास मसाले की खुशबू, किसी त्योहार का संगीत या किसी खास भाषा की ध्वनि। मतलब उस जगह की यादें जिसे शायद उन्होंने कभी देखा भी ना हो। एग्जैक्टली। ये उस मातृभूमि की यादें हैं जो उन्हें कहानियों में विरासत में मिली हैं। ये एक तरह की फैंटम लिम्ब सेंसेशन जैसी है, एक ऐसे हिस्से का एहसास जो अब आपके साथ नहीं है, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं। वाओ! इसीलिए होम हैज नो बॉर्डर्स सिर्फ एक खूबसूरत काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये एक बहुत गहरा भावनात्मक और यहाँ तक कि एक राजनीतिक बयान भी है। राजनीतिक? ये थोड़ा समझाइए। मुझे तो ये बहुत पर्सनल सा विचार लगा। ये पर्सनल है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। ये राष्ट्रीय पहचानों की उस कठोरता के खिलाफ है जो कहती है कि आपकी पहचान आपके पासपोर्ट के देश तक ही सीमित है। ये इस विचार को चुनौती देता है। अच्छा। ये बताता है कि पहचान तरल है, फ्लूइड है, सीमाओं में बंधी नहीं है। ये एक जटिल, मल्टीलेयर्ड एहसास है जिसे किसी एक परिभाषा में, किसी एक नेशनल आइडेंटिटी में कैद नहीं किया जा सकता। कमाल की बात है कि घर एक एहसास बन जाता है, लेकिन इससे एक उलझन भी तो पैदा होती होगी, है ना? अगर आपकी जड़ें भारत या पाकिस्तान में है, लेकिन आप पले बड़े अमेरिका या ब्रिटेन में हैं, तो आप असल में हैं कौन? मुझे लगता है स्रोत इसी उलझन की गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, और ये उस अनुभव का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा हो सकता है। इन स्रोतों में ऐसे किरदारों का जिक्र है जो लगातार इस दोहरी पहचान के साथ जीते हैं। वे खुद को भारतीय या पाकिस्तानी भी महसूस करते हैं और अमेरिकन भी। और साथ ही लेकिन साथ ही कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि वे पूरी तरह से कहीं के भी नहीं हैं। भारत में उन्हें एनआरआई या फॉरेनर कहा जाता है, और अमेरिका में वे हमेशा इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन होते हैं, कभी सिर्फ अमेरिकन नहीं। ये तो एक अजीब सी कश्मकश है जहां आप दोनों दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से किसी एक में फिट नहीं होते हैं, और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता होगा। रोज दिखता है। जैसे भाषा में, वे अपनी बातचीत में भाषाएं मिलाते हैं जिसे हम कोड स्विचिंग कहते हैं। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं और बीच बीच में इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे कभी नहीं लगा कि ये भी पहचान का एक हिस्सा
हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। इन स्रोतों में इसे सिर्फ भाषा का बदलना नहीं बल्कि दो दुनियाओं के बीच जीने का एक सबूत माना जाता है। ये दिखाता है कि आपका दिमाग एक ही समय में दो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स में काम कर रहा है। अच्छा। इसी तरह उनके खाने की आदतें मिली-जुली होती हैं। शायद डिनर में पास्ता हो लेकिन साथ में आम का अचार भी। हाँ हाँ। उनकी दुनिया दो संस्कृतियों के मेल से बनी होती है और ये मेल ही उनकी सच्चाई है। तो क्या इसे पहचान का संकट, एक आइडेंटिटी क्राइसिस माना जाना चाहिए? पहले शायद ऐसा ही माना जाता था, लेकिन अब सोच बदल रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये थर्ड कल्चर किड्स की अवधारणा को सामने लाता है। थर्ड कल्चर किड्स। हाँ, ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता की संस्कृति से अलग एक दूसरी होस्ट कल्चर में पले बड़े हैं। इन स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि ये बीच में होने की स्थिति पहचान की कमी नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनूठी और समृद्ध पहचान है। ये दो संस्कृतियों के संगम से एक नई तीसरी संस्कृति बनाने जैसा है, एक थर्ड स्पेस बनाना। एक थर्ड स्पेस, ये एक बहुत दिलचस्प आइडिया है। मतलब ये कोई कमी नहीं बल्कि एक सुपर पावर जैसा। एक तरह से हाँ, ये पहचान किसी एक जगह से नहीं बल्कि अनुभवों के मेल से बनती है। यह समझना जरूरी है कि ये कोई संकट नहीं है बल्कि एक नया दृष्टिकोण है। ऐसे लोग दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं क्योंकि वो एक से ज्यादा सांस्कृतिक चश्मों से देख सकते हैं। और ये अब सिर्फ दक्षिण एशियाई प्रवासियों की कहानी नहीं रही। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ये एक सार्वभौमिक अनुभव बनता जा रहा है। ठीक है, तो अगर घर कोई इमारत या शहर नहीं है और पहचान भी दो तीन संस्कृतियों का मेल है, तो सवाल उठता है कि कोई इस घर के एहसास को अपने साथ लेकर कैसे चलता है। वो कौन सी चीजें हैं जो इस भावना को जिंदा रखती हैं, जो एक एंकर का काम करती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत बताते हैं कि इसका जरिया बनती है बहुत ही छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें, जैसे कहानियां, खाने की रेसिपी, विरासत में मिली कोई छोटी सी चीज, कोई लोरी। ये चीजें एक पुल का काम करती हैं जो किसी को उसकी जड़ों से जोड़े रखती हैं, चाहे वो हजारों मील दूर क्यों ना हो। स्रोतों में वो चाय वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो चाय का उदाहरण। एक किरदार है जो शिकागो में रहता है और हर सुबह अपनी दादी की रेसिपी से चाय बनाता है। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है। छोटी सी बात है, लेकिन सोचिए इसका वजन कितना ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ चाय नहीं, ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस है, अपनी संस्कृति को भूलने के खिलाफ एक रोज की लड़ाई। एक्टिव रेजिस्टेंस। वो चाय का स्वाद, उसकी खुशबू उसे हजारों मील दूर बैठे अपने परिवार और अपनी विरासत की याद दिलाती है। वो चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक रस्म है, रिचुअल। वाह, मैंने कभी एक कप चाय के बारे में ऐसे नहीं सोचा था कि ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस हो सकती है। बिल्कुल, जब आप एक ऐसी डोमिनेंट कल्चर में रहते हैं जो आपकी अपनी संस्कृति से बहुत अलग है, तो अपनी परंपराओं को जिंदा रखना एक सक्रिय प्रयास, एन एक्टिव एफर्ट बन जाता है। सही बात है। ये चीजें पीढ़ियों और महाद्वीपों के पार एक रिश्ते को जिंदा रखने का जरिया है। वो चाय की रेसिपी सिर्फ चाय बनाना नहीं सिखाती, वो अपनी दादी की यादों को, उनकी कहानियों को, उनके प्यार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका है। और अब तो टेक्नोलॉजी ने भी इसमें एक नया एंगल जोड़ दिया है ना। आज के डिजिटल युग में जिस तरह से हम घर को अपने साथ रखते हैं वो भी तो बदल रहा होगा। निश्चित रूप से इन स्रोतों में इस बदलते परिदृश्य की भी झलक मिलती है। अब मीलों दूर बैठे परिवार से वीडियो कॉल पर बात करना आम है। हम व्हाट्सएप पर फैमिली ग्रुप्स बनाते हैं जो एक तरह के डिजिटल लिविंग रूम बन गए हैं। हाँ, ये तो है। हम ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा बन सकते हैं जो हमारी भाषा और संस्कृति को साझा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आधुनिक उपकरण बिना सीमाओं वाले नए तरह के घर बना रहे हैं? क्या एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप सच में घर हो सकता है? ये एक बहस का मुद्दा है। एक तरफ ये हमें पहले से कहीं ज्यादा जोड़े रखता है। पहचान अब सिर्फ भौतिक निकटता पर निर्भर नहीं है बल्कि डिजिटल कनेक्शन पर भी निर्भर करती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या एक वीडियो कॉल सच में किसी को गले लगाने की जगह ले सकता है? बिल्कुल सही सवाल। क्या स्क्रीन पर त्योहार मनाना वैसा ही है जैसा साथ बैठकर मनाना? नहीं, तो तकनीक एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं भी हैं। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस सब का क्या मतलब है? व्हाट्स द बिग टेक अवे? मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। हम घर को एक मंजिल की तरह सोचते हैं कि हम वहां पहुंच गए, लेकिन ये स्रोत हमें पूरी तरह से उल्टा सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हो अगर घर कोई जगह है ही नहीं बल्कि एक सफर है जो हम हमेशा तय कर रहे होते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन स्रोतों से मिली सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें घर को एक स्थिर बिंदु, अ फिक्स्ड पॉइंट के बजाय एक यात्रा, अ जर्नी के रूप में देखना चाहिए।
एक यात्रा ऐसी जगह नहीं है जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि एक ऐसी भावना है जिसे हम अपने अंदर विकसित करते हैं। नक्शे पर खींची गई लकीरें हमारी यादों, हमारे प्यार या हमारी पहचान को कैद नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का संदेश भी छिपा है। एब्सोल्युटली। इसका अंतिम संदेश एम्पावरमेंट का ही है। होम हैज नो बॉर्डर्स कहकर लेखक पासपोर्ट या राजनीति से परे अपनेपन की भावना को खुद परिभाषित करने का अधिकार का दावा कर रहे हैं। मतलब अपनी कहानी खुद लिखना। हाँ, ये कहना कि मेरा घर वहां है जहां मेरा दिल है, या मेरा घर मेरी यादों में है, या अपनी पहचान पर नियंत्रण करने का, टू टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन आइडेंटिटी का एक तरीका है। यह अपनी पहचान को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी का ऐलान है। हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहेंगे। इन स्रोतों ने हमें सिखाया कि हम घर को अपने भीतर लेकर चलते हैं। तो अगर किसी को अपने घर का वर्णन बिना किसी शहर, राज्य या देश का नाम लिए करना हो, तो वो किन चीज़ों से बना होगा? कौन सी मैं है, कौन सी आवाज़ें, कौन से स्वाद और कौन से एहसास उसे परिभाषित करेंगे? इस पर सोचिएगा।